वेलकम टू शिक्षा एक नया सवेरा। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय अविकारी शब्द को पढ़ेंगे। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ये वे शब्द होते हैं बच्चों जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर लिंग वचन और कारक के अनुसार भी यह नहीं बदलते हैं। इनका रूप एक सा ही रहता है जैसे वो प्रयोग किए जाते हैं वाक्य के अनुसार। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अब हम व्याकरण के उदाहरण से समझते हैं। राम धीरे धीरे जाता है, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, तुम अवश्य घर जाओगे। अब जो इन उदाहरणों में जो लाल रेखांकित शब्द हैं वह धीरे धीरे प्रतिदिन अवश्य हैं। तो इनमें क्या होता है बच्चों, यह अव्यय शब्द कहलाते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह एज इट इज़ रहते हैं। इन शब्दों में लिंग वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम परिभाषा देखते हैं कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अविकारी शब्द क्या हैं या अव्यय क्या होते हैं, तो हम उनको आसानी से लिख सकते हैं इस परिभाषा के माध्यम से। जिन शब्दों में लिंग वचन अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसके मुख्यतः 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। तो आपको अगर क्वेश्चन आए कि परिभाषा तो आप ये लिख देंगे और भेद बताने को आए तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण। तो बच्चों इंग्लिश में इसे एडवर्ब कहते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि राधा प्रतिदिन लिखती है, गाय प्रतिदिन घास खाती है, यहाँ पर खाती आना चाहिए। राधा धीरे धीरे चलती है, हिरण तेज दौड़ता है, राम बहुत अच्छा बोलता है। तो इसके जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं, जैसे राधा के साथ लगा प्रतिदिन, गाय प्रतिदिन, राधा धीरे धीरे। तो ये जो प्रतिदिन, दूसरे एग्जाम्पल में प्रतिदिन है धीरे धीरे, तेज, अच्छा। तो यह क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो इन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब उदाहरण में जो लिखे गए थे शब्द प्रतिदिन, बहुत अच्छा, खाना, चलना, दौड़ना विशेषता प्रकट करता है, तो इसलिए इन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे खरगोश उछलता कूदता हुआ चल रहा था, कछुआ बेचारा धीरे धीरे चल रहा था, दोनों की चाल देखकर हाथी धीरे से मुस्कुरा दिया। हाथी के मुस्कुराने पर कछुए को बहुत गुस्सा आ गया। उसे लगा कि हाथी उसका मजाक उड़ा रहा है। तो खरगोश कैसे चल रहा था, अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया। तो वह उछलता कूदता हुआ चल रहा था। कछुए की चाल कैसी थी, वह धीरे धीरे चलता था, या कछुए की चाल धीरे धीरे थी। दोनों की चाल देखकर हाथी कैसे मुस्कुराया, हाथी धीरे से मुस्कुराया। तो बच्चे जो ये शब्द हैं बीच में, धीरे धीरे, उछलता कूदता, मुस्कुराया, कैसे धीरे से मुस्कुराया, तो ये शब्द क्या है, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं जो किसी ना किसी क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं। कछुए की चाल कैसी है, धीरे है। खरगोश कैसे चलता है, वह उछलता कूदता। तो जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता के बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो ये क्रिया विशेषण के मुख्य 4 प्रकार है: कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। सॉरी बच्चे, यहाँ परिमाणवाचक होना चाहिए, जो थर्ड में है वह परिमाणवाचक कर लेना। तो कालवाचक ऐसी प्रक्रिया है जो क्रिया विशेषण, तो पता ही है कि कालवाचक जो है वो क्रिया विशेषण का एक भेद है, जो किसी शब्द के क्रिया के होने के बारे में बताए या उस शब्द की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ पाएंगे। सीता प्रतिदिन खेलती है, राम कल जाएगा, आज दिन भर वर्षा होगी। तो ये काल को बता रहे हैं, जैसे प्रतिदिन, कल, दिन भर आदि कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। और इनके अलावा आज, तुरंत, अभी, हर बार आदि भी कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। तो जो रोज, अभी, रात भर, आज क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कालवाचक
कहा जाता है। स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द हैं जो शब्द क्रिया के स्थानीय दिशा का पता लगाते हैं। उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम इधर उधर मत जाओ, राम ऊपर जा रहा है, मेरे आगे कौन है। तो जो बच्चे इधर उधर आगे, ये है स्थान को बताते हैं कि अगर हम क्वेश्चन अपने आप से पूछे, प्रश्न पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो या तुम मत जाया करो, तो कहाँ मत जाया करो, इधर उधर मत जाया करो। राम कहाँ जा रहा है या कहाँ जा रहे हो, तो राम ऊपर जा रहा है। मेरे आगे कौन है, तो यहाँ पर जो भी शब्द जो स्थान बताते हैं उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ वहाँ दाएं बाएं सामने बाहर भीतर, अगर आपको कोई सेंटेंस बनाने को आए कि आप पूछे कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आप इजीली बता पाओगे। अगर कालवाचक आएगा तो आप बता सकते हो इधर उधर ऊपर नीचे, तो इससे आपको सहायता ज़रूर मिलेगी। अब आते हैं परिमाणवाचक। बच्चों यहाँ पे एडिटिंग में गलती हो गई है, तो आप इसे परिमाणवाचक कर लेना। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो परिमाण या नाप तोल के बारे में बताते हैं। तो ऐसे शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है, क्रिया की मात्रा, वह परिमाण क्रियावाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे राजू तेज बाइक चलाता है। राजू। राधा बहुत बोलती है। श्याम खूब लिखता है। खाना उतना खाओ जितना तुम खा सकते हो। तो यहाँ पर जो बच्चों शब्द हैं, जितना, उतना, खूब, तेज, बहुत जैसे शब्द किसी परिमाण को बताते हैं, इसलिए यह सब क्रिया परिमाणवाचक क्रिया शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा परिमाणवाचक क्रिया के कुछ और शब्द होते हैं, जैसे अति, खूब, कुछ, काफ़ी, थोड़ा, उतना, कम आदि परिमाणवाचक क्रिया शब्द के शब्द हैं। अब आते हैं रीतिवाचक। तो बच्चों रीतिवाचक को क्या कहा जाता है, ये एक शैली है, जैसे क्रिया कैसे हो रही है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिसमें क्रिया की नीति या ढंग का पता चलता हो। ऐसे शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की विधि के बारे में पता चलता है, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। हिमांशु तेज दौड़ा। हिमांशु कैसे दौड़ा, हिमांशु तेज दौड़ा। तो यह उसकी रीति बताता है। ट्रेन अचानक से प्लेटफॉर्म पर आ गई। घनश्याम ने अपना होमवर्क फटाफट कर लिया। राम शीघ्रता से घर जा रहा है। तो जो उदाहरण में अचानक, ट्रेन अचानक कैसे आ गई, अचानक से आ गई। घनश्याम ने अपना होमवर्क कैसे ख़त्म कर लिया, फटाफट ख़त्म कर लिया। राम कैसे घर जा रहा है, शीघ्रता से घर जा रहा है। और जल्दी जैसे शब्दों को रीति को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और भी शब्द होते हैं जैसे अवश्य, धीरे, इसलिए, जल्दी, ध्यानपूर्वक, हाँ, यथासंभव, बेशक, निसंदेह, धराधर आदि शब्द भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रमुख शब्द हैं। तो अब हम देखते हैं समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। तो बच्चे जो समुच्चय बोधक होते हैं उनको हम कंजंक्शंस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका इस्तेमाल दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने के लिए किया जाता है। ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए लगा शब्द जो बीच में लगेगा उसको ही समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल, उदाहरण के आधार पर समझते हैं कि समुच्चय बोधक शब्दों को क्या कहा जाता है, कौन से होते हैं। राजू अपने कक्षा में अव्वल आया, इसलिए सभी उसको बधाई दे रहे हैं। राजू का भाई बहुत बड़ा निकम्मा है, इसलिए उसका कोई आदर नहीं करता। यदि सीता गीत गाती है तो वह ज़रूर गायक बन जाएगी। मोहन मेहनत करता है, इसलिए वह अमीर है। तो जो बच्चे ऊपर दिए गए उदाहरणों में यदि और इसलिए जैसे शब्द जो दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे
शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जब, अथवा, तभी, ऐसी, जो, और, तो, मगर आदि शब्दों के जब वो वाक्यांश में प्रयुक्त होते हैं और उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो वही शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक सामान्यधिकरण और एक व्यधिकरण। अब हम संबंध बोधक अव्यय देखते हैं कि क्या होते हैं। तो बच्चों, इसको इंग्लिश में हम प्रेपोजिशंस कहते हैं, जो संज्ञा व सर्वनाम के बाद आते हैं। तो जो संबंध बोधक अव्यय संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जुड़कर उस संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में दिखाते हैं, इन तरह के शब्दों को अव्यय, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। राम 10वीं के बाद कॉमर्स लेगा, श्याम दिन भर पढ़ता रहेगा, मोहन छत के ऊपर पतंग उड़ा रहा है, सुशीला चंदा मामा की ओर देख रही है, मोहन के कारण सोहन बीमार पड़ गया। तो बच्चों, जो ये के, ऊपर, की ओर, बाद में, भर या कारण आदि शब्द संबंध बोधक अव्यय का काम करते हैं। अब आते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय किसे कहते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द से लेखक के हर्ष और वक्ता के हर्ष या किसी शोक, घृणा, विस्मय या ग्लानि करना आदि तरह के भावों को प्रकट करते हैं। तो इस तरह के शब्दों को हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो जैसा कि हमने देखते हैं, हाँ ये है मेरा दिल चुरा के ले गया, ये तो अलग ही एग्जाम्पल हो गया। अरे पीछे हट जाओ नहीं तो मार खाओगे, छी छी ये कैसी दुर्गंध आ रही है, वाह श्याम तुम्हारा घर कितना सुंदर है, हाय ये कैसा एक्सीडेंट हो गया। तो यह जो शब्द हैं बच्चे, जो पहले शब्द हैं छी छी, हाय, वाह, अरे, हाँ, ये सब विस्मया अधिबोधक अव्यय कहलाते हैं। इनकी पहचान कैसे करें। अगर सेंटेंस में इस वाक्य में विस्मया अधिबोधक का चिन्ह आए, जो ये लगा हुआ है दूसरी लाइन का, जो पहला ब्रैकेट के अंदर है कोष्टक में, तो उसका प्रयोग होता है जिससे वह वाक्य विस्मया अधिबोधक कहलाता है। कुछ और शब्दों में समझते हैं इसको, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यह जो शब्द होते हैं आश्चर्य आदि भावों का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। जब हमारे मन में किसी भाव की प्रधानता होती है, तब ये अचानक ही हमारे मुख से निकल पड़ते हैं। तो हम कहते हैं, क्या तुमने कब सुना। विस्मया अधिबोधक का चिन्ह लगता है क्या के बाद। तो जो ये दूसरी पंक्ति में आप देख रहे हैं, यही विस्मया अधिबोधक चिन्ह कहलाता है। अगर ये सेंटेंस में लगा होगा, वाक्य में प्रयुक्त होया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि विस्मया अधिबोधक का ये अव्यय है। अब बच्चों आता है निपात। तो निपात बच्चों क्या होते हैं, ये भी हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। निपात अव्यय किसी शब्द के सहायक पद होते हैं, जो इस वाक्य को नवीनता या चमत्कार उत्पन्न की तरह बना देते हैं। निपात अव्यय का कार्य शब्द समूह में बल प्रकट करता है। तो ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। कृष्ण ने ही कंस को मारा था, राधा भी रमेश के साथ कल राजस्थान जा रही है। राधा तो राजस्थान के जयपुर शहर में जाने वाली थी। तो जो इसमें तो, भी, ही आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, वह निपात शब्द कहलाते हैं। निपात अव्यय का कार्य इन शब्दों को इस्तेमाल करके सहायक पद व वाक्य का अंग नहीं होता, बल्कि वह सिर्फ शब्द समूह को बल प्रदान करते हैं, जोड़ देते हैं। कि तुम मत जाओ, तो मत, सा, जी, ही, तुम ही कल जाओगे, तो जो ही है, मैं भी कल जाऊंगा, तो आदि शब्द निपात शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये इजली अच्छे से समझ में आया होगा। इजली समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।